मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ वेव, जल्दी बोलो दोबारा। y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। कुछ चीजें याद करनी है और कुछ चीजें रटनी है भाई, ठीक है। क्या है इक्वेशन बोल रहे हैं? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस समथिंग भी होगा, तो कोई घबराने वाली बात। वो प्लस समथिंग कहां से आया होगा? सर्वो सोर्स के इनिशियल फेज से आया होगा, याद आ रहा है? चलो अब मुझे बताओ बेटा, ये दोनों का फंक्शन है ना, टाइम और एक्स का। अगर मैं बोलता हूं इफ आई फिक्स द पार्टिकल, मतलब अगर मैं पार्टिकल को फिक्स कर दूं कि यार मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं एक्स को फिक्स कर दूं? बोलो भाई, कि यार मैं एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं एक्स की वैल्यू वो पुट कर दूंगा यहां पर। बोलो यार, एक्स की वैल्यू अगर यहां पुट कर दी तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना पूरा। फिर ये सिर्फ किसका फंक्शन रह जाएगा? टाइम का। अगर ये टाइम का फंक्शन रह जाएगा, सोचो ये कुछ कांस्टेंट है, ये टाइम का फंक्शन है, तो क्या ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं बन जाएगी? तो जैसे ही मैंने पार्टिकल को फिक्स किया कि यार उस वाले की बात कर रहा हूं मैं, वेव तो बेटा सब पार्टिकल्स को एसएचएम करवा रही है, मैं सिर्फ किसकी बात करना चाह रहा हूं? सिर्फ एक पार्टिकल की। तो उसकी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? एसएचएम की इक्वेशन। तो ये देखो इक्वेशन इतनी बढ़िया है कि इसी में किसकी इक्वेशन निकल के आ गई? एसएचएम की इक्वेशन निकल करके आ गई। अगर मैंने क्या फिक्स कर दिया? तो एक्स फिक्स कर दिया, मतलब पार्टिकल फिक्स कर दिया। बोलो भाई, बात आई समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? बोल रहा हूं भैया इस वाले की बात करो सर, टोटल बात नहीं कर रहे वेव की। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक पार्टिकल की। अच्छा, तो बेटा ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी बताओ? वेव की इक्वेशन किस में बदल जाएगी बताओ? एसएचएम की इक्वेशन में। सही है क्या? अब मैं क्या करता हूं, अगर मैंने एक्स फिक्स कर दिया, आपको याद है पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्क एनर्जी पावर में हमने किया था, तो हम बोलते थे सर अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई और जेड को कॉन्स्टेंट करो। तो बेटा अगर मैंने एक्स को फिक्स कर दिया है, मतलब ये हो गया कांस्टेंट, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं उसे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम वेरिएबल है, एक्स फिक्स हो चुका है, एक्स इज कांस्टेंट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? डेल वाई बाय डेल टी। बताओ यार, डेल वाई बाय डेल टी क्यों करना पड़ रहा है बेटा मुझे? बोलो, क्यों करना पड़ रहा है मुझे? डेल क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर ये दोनों का फंक्शन था। अब मुझे बताओ डेल वाई बाय डेल टी क्या होगा? मुझे तो लगता है यार ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा यार, जिस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। अरे पार्टिकल ऑसिलेशन या एसएचएम किस डायरेक्शन में कर रहा है? वाई में। dy बाय dt क्या होता है यार? वेलोसिटी तो होता है, और ये वेलोसिटी उस पार्टिकल की आ जाएगी जिस एक्स की बात कर रहा हूं मैं। चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या बनेगा बताओ? सर ये आएगा ए साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा। टाइम को मेरे को वेरिएबल रखना है, यहां पर एक्स क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और देखो ओमेगा टी का बेटा ओमेगा बाहर आ जाएगा। याद आ रहा है आपको? क्या बोलते थे इसे? चेन रूल। इसके अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करते थे ना यार। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा। बोलो भाई, क्या बेटा यहां से आपको समझ में आ रहा है कि वीपी अगर मैक्स निकालना हो तो देखो ए ओमेगा ही आएगा? वही अपन बोल रहे थे भाई, हमने तो पूरा सिस्टम पढ़ रखा है। बोलो सही है क्या? अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, अब ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका केस 1, बोल लो इसे। केस 2 की बात करता हूं मैं। अगर मैं इफ आई फिक्स टाइम, अगर बेटा मैं टाइम को रोक दूं, मैं जानना चाहता हूं भैया 5 सेकंड पर क्या हो रहा है, तो बताओ अगर मैं टाइम को, अगर ये वेव जा रही है ना, ये डिस्टर्बेंस रुकता थोड़ी ना, ये डिस्टर्बेंस क्या करता है? भगता हुआ जाता है। ये वेव्स जो है ना बेटा, ये ऐसी वेव्स, ये क्या कर रही है बताओ? क्या ये ऐसी रुकी हुई रहती है या ये चलती है? ये चलती है। अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया तो क्या होगा बताओ? ये जो ये सांप बना हुआ है, ये आपको रुका हुआ दिखाई देगा, मतलब आपको एक ग्राफ दिखाई देगा एक तरीके से। बोलो यार, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, टाइम तो फिक्स हो गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होता है? y और x के बीच में क्या बनता है भाई? ग्राफ बनता है। और वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए सर? ऐसा कुछ बनना चाहिए। देखो अभी बनेगा। अगर मैं इफ आई फिक्स व्हाट टाइम, तो मुझे क्या दिखाई देगा बेटा? वेव। तो मैंने टाइम को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? वेव इक्वेशन क्या बताएगी? वेव इक्वेशन क्या बताएगी? शेप ऑफ वेव पता चलेगी।
क्योंकि मुझे क्या पता चलेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x पता चलेगा, क्योंकि टाइम तो क्या हो गया बेटा, फिक्स। सोचो आप यहाँ पे टाइम ओमेगा तो कांस्टेंट होता ही है, टाइम को फिक्स कर दिया, तो y किसका फंक्शन रह गया, सिर्फ x का। y x का फंक्शन हो गया तो भैया यही तो ग्राफ होता है, y और x के बीच में ग्राफ बनाओ आप, तो अपन प्रोजेक्टाइल में नहीं बनाते थे, पैराबोला हो गया ये, समझ में आई बात। चलो अब मुझे आप एक चीज बताओ, मिटाने वाला ये रहा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स। मुझे बताओ यार, ये डी वाई बाय डी एक्स क्या होता था, मुझे लगता है ये स्लोप होता था। ये क्या होता था, स्लोप होता था सर। करो बेटा डिफरेंशिएट करना इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो सिर्फ, और टाइम को क्या रख देना, कांस्टेंट कर देना। टाइम को क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। बोलो भाई क्या है, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ए अगेन 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 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सर ये माइनस क्या आएगा बाहर, बोलो यार, क्योंकि ये तो रहा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, और माइनस के एक्स का करने जाओगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस के बाहर आ जाएगा। बोलो भाई क्या बेटा, ये आपको समझ में आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए के, ये सारा हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं 1, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं 2। अब आप क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके देखो क्या बनता है, बताओ। सर इक्वेशन 1 में एलएचएस में है v पार्टिकल अपॉन, यहां आ रहा है स्लोप, क्या क्या कट गया बेटा, सर कॉस तो पूरा कट गया, ये कॉस तो पूरा कट गया, ए भी कट गया, इधर क्या बचा, इधर बचा ओमेगा, और यहां क्या बचा, यहां माइनस भी आ जाएगा और ये आ जाएगा के। बोलो भाई, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ गया, माइनस समथिंग। अच्छा ओमेगा बाई के क्या होता है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ वेव जिसे मैं v से बताता हूं, और इनटू स्लोप। बोलो यार, ये बात आई समझ में। अब इस बात को सोचो, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं। जो मैंने बोला था ना आपको डायरेक्शन बताना कि किधर जा रहा है पार्टिकल, आपको एक तरीका और देखेंगे। तो बताओ इस वेव को इधर चलाऊं या इधर चलाऊं, राइट साइड में चला दूं, राइट साइड में चला दूं। पार्टिकल बोलो कौन सा चूज करूं, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं, एक डी ले लेते हैं, एक ई ले लेते हैं। बोलो अब ध्यान से सुनना, लेट अस से बेटा आपको जानना है कि बी पार्टिकल कहां जा रहा है। इस फॉर्मूले पर आओ, मुझे बताओ वी क्या, पॉजिटिव ले लूं फॉर बी, वी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है ना भाई, ये वी पॉजिटिव है। और स्लोप बोलो यार, स्लोप, स्लोप क्या होगा बेटा बी पे, स्लोप आएगा नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या बन गया, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वी पार्टिकल आ गया बेटा पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर जा रहा है। ये तरीका है। अब मुझे बताओ ई के लिए बताओ बेटा, ई के लिए बोलो, फॉर ई, ई बोलो। सर वी तो अगेन पॉजिटिव ही है, अरे सबके लिए हो तो वी पॉजिटिव ही है, ये भी इधर जा रही होती तो नेगेटिव लेता। सर स्लोप बोलो, स्लोप भी पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर एक आगे नेगेटिव आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा है। समझ में आया क्या। अब आप बोलो सर एक इधर ले ले एक पार्टिकल, एफ ले लूं, बताओ बेटा इसके लिए, एफ के लिए बोलो। सर इसके लिए वी पॉजिटिव और स्लोप इज 0, स्लोप 0 तो वी पार्टिकल भी 0, देखो एक्सट्रीम पर है वो, सही है क्या। तो इस रिलेशन की मदद से, एक तो ये रिलेशन हो गया जो रटना है अपने को, और दूसरा इसकी मदद से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कि पार्टिकल किधर जा रहा है। जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा था ना सेकंड या थर्ड वाला, सेकंड वाला, वो आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। पर मुझे लगता है इसकी बजाय वैसे मन में उसको आगे बढ़ा देना वो ज्यादा बेटर लगता है। समझ में आई क्या बात, लिख लो बेटा इसे, ऐसे आप किसी भी पार्टिकल के लिए निकाल सकते हो भाई। ये y है, ये x है, सही है ना। तो वेलोसिटी कैसी बेटा, प्रोपोगेशन कैसा हो रहा है, x के अलोंग,
और पार्टिकल्स कैसे नाच रहे हैं सारे, y के अलावा। तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे आप, बोलो? जैसा PS1 का सेकंड क्वेश्चन था, दो तरीके हैं आपके पास, है ना? चाहे तो आप इससे चेक करके देख लो, और नहीं तो बेस्ट तरीका क्या है, ये मेरा हाथ यहीं रहेगा, बट यहां से जब वेव निकलेगी तो इसे वेव के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना पड़ेगा, नहीं तो वेव क्या कर देगी, इसे ध्वस्त कर देगी। सही है ना? तो वेव के सामने आके खड़े हो जाओ यूं, क्या होगा भाई? टक्कर हो जाएगी खतरनाक। तो बेस्ट तरीका क्या है, वेव के अकॉर्डिंग अपना, उसके अकॉर्डिंग चलो भाई, उस पर बने रहो, तो सर्व कर जाओगे तुम। समझा? चलो भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। लिख लिया? लिख लिया? चल रहा है? लिखो लिखो। तो जो जो अपन ऐसे बनाते जा रहे हैं ना इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, वो आपको याद करना है बेटा, है ना? इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो एक क्वेश्चन होमवर्क के अंदर ट्राई करके देख लिया, वो डिस्कस भी कर लिया, एक अपन ने यहां भी देख लिया। मिटाओ ना? है? बोलो, नहीं मिटाओ? मिटा दो। लो भाई, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ वेव। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं अपन? इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब अपन वेव इक्वेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, अब आ गए हैं अपन किस पे? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में बेटा अपने को कुछ आइडिया है क्या, पहले बताओ? इंटेंसिटी होती है डेसिबल के अंदर। जैसे अगर साउंड की बात करूं मैं, तो तुम साउंड का जो सोर्स होता है उसके जितना पास होगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब जितना ज्यादा तेज वो सुनाई दे रहा है। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, आप लाइट के जितना पास होगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी का मतलब क्या, कि वो चीज कितनी ज्यादा मिल रही है आपको। सही है क्या? अब मुझे बताओ, एक बल्ब है, उसकी पावर तो कांस्टेंट है भाई, 100 वाट का बल्ब है मान लो, तो 100 जूल पर सेकंड फेंक रहा है ऐसे मान लो 3D के अंदर, स्फीयर के अंदर। पर जो इंसान उसके पास होगा उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी या ज्यादा लाइट महसूस करेगा। जो इंसान उससे 10 मीटर दूरी पर बैठा है उसको कम एनर्जी मिलेगी, वो कम इंटेंसिटी महसूस करेगा, और जो और दूर बैठा है वो और कम इंटेंसिटी महसूस करेगा। तो भाई पावर तो सेम है, पर फर्क क्या है? इंटेंसिटी का। बोलो यार। तो बेटा इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करी जाती है? इंटेंसिटी डिफाइन करी जाती है एनर्जी क्रॉसिंग 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि अगर मान लो तुम 1 मीटर स्क्वायर की ऐसे, अरे अपन ने वहां भी बोला था सोलर कांस्टेंट में, तुम एकदम अनजान बने हुए हो, ठीक है? तो ये एक खिड़की है 1 मीटर स्क्वायर की, किसकी? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब बेटा वेव इससे निकल रही है, एनर्जी इससे निकल रही है, और वेव कैसे निकलनी चाहिए? परपेंडिकुलर, समझ गए ना? ताकि सारी एनर्जी यहां से निकले। पता लगा तो मैं ना, धूप यूं पड़ रही है, धूप दिन में यूं पड़ रही है 12 बजे यूं, और है ना तुम खिड़की के यूं बगल में यूं खड़े हो, भैया धूप मेरे पे पड़ जाए। खिड़की में धूप क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही धूप? क्योंकि उसके पैरेलल निकल जा रही है। मैक्सिमम धूप कब आएगी बताओ? शाम को या सुबह। समझ में आया क्या? तो इसके परपेंडिकुलर गुजरनी चाहिए। तो कितनी एनर्जी निकली बेटा इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड के अंदर, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या? एक सेकंड के समय के अंदर 1 मीटर स्क्वायर की छलनी से या खिड़की से कितनी एनर्जी क्रॉस करी परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी। ये सारी भाई मुझे बताओ, एनर्जी तो है ना वेव के अंदर, वेव कैरीज एनर्जी। वेव में क्या होती है? एनर्जी होती है। वही एनर्जी से तो वो सबको एसएचएम करवाती है, और वो एनर्जी कौन दे रहा होता है बताओ? वो सोर्स दे रहा होता है। सोर्स, और सोर्स को एनर्जी कौन दे रहा होता है? भाई कोई तो होगा जो यहां पर बैठ करके रस्सी को ऐसे हिला रहा होगा, या कोई साउंड है तो कोई तो होगा जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये जो होता है, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आता है हमें डायरेक्ट याद करना है। ये होता है बेटा 2 पाई स्क्वायर
फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर रो इंटू वी। क्या क्या हो गया इसके अंदर बताओ? 2 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, एफ क्या है बताओ यहां पर? एफ व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ए क्या है यहां पर? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ये क्या है बेटा? ये है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। और वी क्या है हमारा? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। तो आपने कभी सुना होगा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सुना होगा आपने, शायद वेव ऑप्टिक्स में देखा होगा आपने, है ना? तो बेटा वो तब है जब ये बाकी सब चीजें क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती है। अदरवाइज इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, रो पे एंड वी पर। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला हमें अगेन क्या करना है बेटा? याद करना है। लिख लो इसे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन। अरे अच्छा एक चीज बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बदलती है क्या कभी? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? जिसने उसे पैदा किया है। एक बार जो उसने फ्रीक्वेंसी बना दी वो नहीं बदलता। तो बताओ बेटा क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा? बताओ एक वेव के लिए बताओ। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर जाएगी बताओ? प्रोपोर्शनल टू 2 पाई स्क्वायर, खत्म, बेकार। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बदलता नहीं है मीडियम बदलने से, वो तो वही रहता है। फिर एम्पलीट्यूड बदल सकता है भाई, अभी हम देखेंगे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बदल सकता है। रो, रो किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ मीडियम। मतलब अगर आपका मीडियम बदल रहा है, अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो बेटा डेंसिटी बदल सकती है। बोलो यार, डेंसिटी बदल सकती है। और वी जो होता है ना, वी अभी हम देखेंगे, जो वी जो होता है ना, देखो आपने पढ़ा था ना, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बोलो सब, फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलती थी, पर मीडियम बदलने पे वी बदल जाता था, या बोलो लैम्डा बदल जाता था, तो वी भी बदल सकता है सर। बोलो यार, पर बेटा अगर आपने मीडियम नहीं बदला तो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा? फिर रो और वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी से किसके प्रोपोर्शनल रह जाएगी? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो एक ही मीडियम की अगर बात चल रही है, एक ही मीडियम में वेव चल रही है, तो अपन क्या बोलते थे हमेशा? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ में आया क्या? रो और वी कब चेंज होता है बेटा बताओ? रो और वी चेंजेस विद बोलो मीडियम। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? डज नॉट चेंज विद। इसे कोई नहीं बदल सकता। ये क्या है? क्या है भाई? ये कोविड का वैक्सीन है क्या? क्या कह रहे हैं? कोविड के वैक्सीन ने डीएनए में चेंजेस कर दिए। अरे तुम यार बायो वाले ऐसे थोड़ा ना मान सकते हो तुम। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? डीएनए। डीएनए ये एक बार जो बन गया वो बन गया,
ऐसे ही होता है ना कि हो सकते हैं चेंजेस, हो सकते हैं अपने आदमियों में, हो सकते हैं। कैसे? अच्छा, एक्सरेज वगैरह करवा दो, गामा रेज वगैरह डाल दो। मतलब पॉजिटिव वे में नहीं हो सकते, रेयर केसेस में हो सकता है। हाँ बेटा, ये बनाओ, ये डिजाइन बनाओ। फाइंड I1 बाय I2 है, फाइंड I1 बाय I2। वेरी वेरी गुड। बताओ बेटा, मीडियम तो बदला नहीं है, दोनों के लिए सेम है मीडियम। तो आप बोलोगे पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो I1 बाय I2 क्या हो जाएगा बेटा? F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर F2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। बोलो यार, एक वेव के लिए नहीं बदलता ना, तो दो अलग अलग वेव है, वेव 1 और वेव 2। तो पहले मुझे बताओ A1 की बात कर लेते हैं। A1 कितना बेटा? 1। A2 कितना है? 2। इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं इधर। अब बताओ फ्रीक्वेंसी 1 की अगर फ्रीक्वेंसी, अच्छा 2 की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं F मान लेता हूं, तो मुझे बताओ बेटा कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मुझे लगता है डबल है, डबल। या आप टाइम पीरियड से सोच लो बेटा, इसका जो टाइम पीरियड है और इस बड़ी वाली का टाइम पीरियड है, इस बड़ी वाली टाइम पीरियड का इस बड़ी वाली का टाइम पीरियड डबल है। इसमें इसके 2 टाइम पीरियड आ गए, समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा चलता है, टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो इसकी टाइम पीरियड कम है ना, देखो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा, डबल हो जाएगी। तो हो जाएगी 2F। और इस पे भी पूरे पे स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 1/4। कितना हो गया बेटा ये? 1। समझ रहे हो बात को? दोनों की इंटेंसिटी क्या चल रही है? जो एनर्जी क्रॉस करेंगे ना अगर ये दोनों वेव 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड के अंदर, सेम एनर्जी कैरी कर रही है। समझ में आया? क्योंकि वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? और फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सही है। अब बात करते हैं जो हमारे वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद इंटेंसिटी, या ऐसे बोलते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 3 तरीके के सोर्सेस माने जाते हैं। पहला सोर्स होता है बेटा पॉइंट सोर्स। पहला सोर्स कौन सा होता है? एक बिंदु जहां से लाइट निकल रही है, एक बिंदु जहां से लाइट निकल रही है। तो आप इसको क्या मान सकते हो? एक बल्ब मान सकते हो भाई, एक बल्ब है, एक पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो बेटा ये एक पॉइंट सोर्स है, और इससे जो लाइट जा रही है या वेव जा रही है वो कैसे जा रही है बताओ? इन 3D इन ऑल डायरेक्शंस। बोलो यार, क्या मैं तुम्हें बात समझाऊं या रटा दूं? बोलो, रटा दो सर, है? सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डिस्टेंस जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूं ना, इससे इंटेंसिटी में कैसे बदलाव होगा? कम होती जाएगी, पर किस रिलेशन को फॉलो करते हुए कम होगी? क्वेश्चन ये है। समझ आ रहा है? ये तो कम तो हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो आ रहा है, पावर क्या आएगी? ये सारी बातें होनी है। बेटा बात समझो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं ये बात, मेरी बात सुनो। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी देखता हूं कितनी दूरी पर, लेट अस से r दूरी पर, तो मुझे बताओ r दूरी पर जो एनर्जी है, क्या वो एक स्फीयर में बट रही है? बोलो यार, r दूरी पर जो एनर्जी है वो किस में बट रही है? स्फीयर में। जैसे मान लो यहां से लाइट ऐसे निकल रही है, जैसे समझो कि स्प्रिंकलर है, पानी मान लो ऐसे 3D में निकल रहा है, तो यहां पे सब लोग भीग रहे हैं स्फीयर में। तो ये जो भीग रहे हैं, ये जो पूरा पानी निकल रहा होगा, ये एक आदमी को थोड़ा मिल रहा होगा, सबको मिल रहा होगा, बट रहा होगा बराबर। किस में बट रहा होगा?
सर इस 4πr² के अंदर बोलो यार, बोलो यार। जैसे समझो एक आदमी और वो टॉफियां बांट रहा है ऐसे 3D में, तो ये सारी टॉफियां किसको मिल रही होंगी? 4πr² में जितने भी लोग खड़े होंगे सबको मिल रही होंगी ना यार। पर तुम तो 1 मीटर स्क्वायर की खिड़की लेके बैठे हो, इसमें सिर्फ एक, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, सही है क्या? तो मैं कह रहा हूं जो इसकी पावर है बेटा, इंटेंसिटी क्या होती है? देखो बताओ क्या था? एनर्जी अपॉन एरिया टाइम। ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता था? पावर। तो बेटा इंटेंसिटी को मैं पावर पर यूनिट एरिया भी तो बोल सकता हूं यार। तो जो पावर है वो तो कांस्टेंट है जो यहां से निकल रही है, और वो बट किस में रही है? एरिया कितना लू? 4πr² में बट रही है। तो बेटा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पावर कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, जिस रेट से एनर्जी निकल रही है वो कांस्टेंट है, पर इंटेंसिटी r के साथ कैसे बदल रही है बेटा? r²। मतलब अगर आप 1 मीटर पे होगे तो इंटेंसिटी लेटेस्ट से I0 है, तो आप 2 मीटर पे होगे तो कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी? I0/4। समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और हमने अभी पढ़ा सर अगर मीडियम ना बदले तो बताओ a और r में क्या रिलेशन हो जाएगा? जल्दी बोलो। समझे क्या? अरे दोनों तरफ रूट ले लो। इंटेंसिटी कैसे बदलेगी? r²। और एम्पलीट्यूड कैसे बदलेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? बहुत छोटी सी बात है यार। अब मुझे बताओ दूसरा सोर्स कौन सा ले अपन? लाइन सोर्स। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट, बेस ट्यूब आती है यार, बेस ट्यूब ये लगाते ना, उसके आगे लगाते अपन, क्या बोलते हैं इसे? साउंड बार। साउंड बार। ये क्या है हमारा? लाइन सोर्स। लाइन सोर्स कैसा होगा बेटा? लाइन सोर्स कुछ ऐसा होगा, एकदम लाइन। और इससे वेव्स कैसी निकल रही होंगी? इससे वेव्स ऐसे निकल रही होंगी। बोलो, इसको बहुत सारे पॉइंट्स में तोड़ देंगे अपन, यहां से भी ऐसे निकल रही होगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सिलेंडर में फैल रही होगी एनर्जी? बोलो यार, कैसे फैल रही होगी एनर्जी? सिलेंडर में। इस बार कैसे फैल रही होगी एनर्जी? सिलेंडर में। पहले कैसे फैल रही थी एनर्जी? स्फीयर में। तो बताओ बेटा इस बार क्या होगा? इंटेंसिटी क्या होगी? बोलो, पावर अपॉन एरिया। एरिया कितना लू बेटा? 2π सरफेस एरिया ऑफ 2πrl। सर एल तो कांस्टेंट है, जो भी एल है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। समझ में आया क्या? इसमें इतना जल्दी नहीं घटेगी। बोलो यार उसमें तो r² से घट रही है, तो 2 का 4 हो गया, पर यहां का 2 का 2 ही रहेगा। समझ में आया क्या? अच्छा आप बताओ फिर एम्पलीट्यूड का बताओ यार। तो बोलो इंटेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? यहां लोगे तो √r। बोलो यार समझ में आया क्या? बिल्कुल सिंपल। और ये सेम कहानी हम कहां यूज कर लेंगे बताओ? वेव ऑप्टिक्स में यूज करेंगे यार। इतने तो पढ़े लिखे हो तुम लोग कि वहां भी था ये। थर्ड होता है बेटा सोर्स एट इंफिनिटी। सोर्स कहां पर है? इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे सोर्स है तो सोचो रेस कैसी आ रही होगी? पैरेलल। वेव्स कैसी आ रही होंगी? पैरेलल। बेटा अगर वेव्स अगर पैरेलल आ रही हैं तो बेटा कहीं भी खिड़की लगा लो, सबको बराबर मिलना है। तो यहां इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्या? मान लो ऐसे पानी बहता हुआ आ रहा है बेटा, यूं बाढ़ आ गई और ये बह गया और ये यूं आ रहा है पानी। अब कोई आदमी यहां खड़ा है, चाहे यहां खड़ा है, चाहे यहां खड़ा है, चाहे यहां खड़ा है, सबको बराबर मिलेगा भाई। पानी अगर ऐसे फैलेगा तो कैसे मिलेगा? r²। पानी अगर ऐसे फैलेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और सब जगह बराबर आ रहा है तो सबको बराबर मिलेगा भाई, बदलेगा ही नहीं कुछ। लिख लो। सोर्स एट इंफिनिटी बोलोगे तो तुम देखो ना यार, एक आदमी आगे खड़े होकर के काला हो रहा है, एक आदमी पीछे खड़े होकर काला हो रहा है, दोनों बराबर काले हो रहे हैं।
मुझे बताओ, एक आदमी तुमसे 10 मीटर आगे खड़ा है, वो कह रहा भाई इधर आजा, यहां ज्यादा तेज धूप है। ऐसा होता है क्या? तू पीछे खड़ा है यार, सन से दूर खड़ा है तू। ये पर हुआ ना है, अगर हम किसी पास वाले प्लेनेट से देखेंगे हाँ, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं ना, एक्चुअली में मान ले रोड्स ऐसे आ रही हैं ऐसे, अब एक्चुअली में पैरेलल तो नहीं है, और तू सिर्फ अगर इतना सा पाथ ले, मतलब इतना सा सेक्शन लेगा ना उन दोनों रोड्स का, तो तुझे वो पैरेलली दिखाई देंगी। समझ में आया क्या? तो एट लार्ज डिस्टेंस जो चीजें यूं भी आ रही थी ना, पर वो जब तू तू सिर्फ इतना सा ऑब्जर्वेशन कर रहा है इतने से एरिया का, तो तेरे को वो यूं नहीं दिखाई देंगी, तुझे वो यूं ही दिखाई देंगी, तो पैरेलल दिखाई देंगी तेरे लिए। तो और अगर तू सन के बिल्कुल पास चला जाएगा तो पॉइंट सोर्स है भाई। प्लैनेट टू प्लैनेट वेरिएशन देखेंगे कि यार अर्थ पास में, ये दूर है, तो फिर पता चलेगा, फिर वो पॉइंट सोर्स है। फिर वो समझ में आया ना? बोलो बेटा, समझ में आया क्या आपको? है? मुश्किल है। अच्छा, इंटेंसिटी की यूनिट नहीं पूछ रहे हो यार? हाँ सर, नो सर कर रहे हो। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? पावर अपॉन एरिया हो गया ना ये तो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा I1 कितना है? 100। I2 कितना है? निकालना है। इसका डिस्टेंस क्या आएगा? नीचे 10 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा? 20 का स्क्वायर। बोलो भाई। कितना आ रहा है बताओ? 25 हो जाएगा ना, 1/4। समझ गए बेटा? यहां तक बोलो, यहां तक कुछ तुम समझे, कुछ तुमने रटा? नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर रस्सी पे वेव चलती है, जो हमें पढ़ना है, तो कितनी स्पीड से चलती है? स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, सिंपल एक फॉर्मूला है बेटा। ये रस्सी है, रस्सी, इस पे वेव बनाएंगे अपन, वही तरीका। सही है? तो वो जो एनर्जी है, वो जो डिस्टर्बेंस है, वो भागेगा। तो कितनी स्पीड से भागेगा? उसका फॉर्मूला है V = √T बाय म्यू, टेंशन बाय म्यू। यहां पे T क्या है बताओ? T इज टेंशन इन स्ट्रिंग। धागे में कितना टेंशन है? जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना ज्यादा रस्सी टाइट होगी उतना ज्यादा तेजी से वो भागेगा डिस्टर्बेंस। और म्यू क्या है? म्यू है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। इट इज नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर पतली रस्सी होगी तो बेटा उसका म्यू कम होगा। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना मास है, समझ में आया? और अगर मोटी रस्सी होगी तो उसका म्यू ज्यादा होगा। तो बताओ, पतली रस्सी में ज्यादा तेज चलेगी या मोटी रस्सी में? पतली रस्सी मतलब म्यू कम तो स्पीड ज्यादा, मोटी रस्सी में म्यू ज्यादा तो स्पीड कम। सही है? ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो बेटा, इसका एक और अपन तरीका बनाते हैं, एक और इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला बनाते हैं अपन। टेंशन को टेंशन ही रहने दो, टेंशन को टेंशन ही रहने दो। म्यू को क्या लिख सकते हो आप बताओ? मास पर यूनिट लेंथ। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या स्ट्रिंग। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा बताओ? नीचे क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर या स्ट्रिंग या रोप। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भाई? डेंसिटी। तो आपको बेटा इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या हो जाएगा बताओ?
ए इंटू रो। और क्या हो सकता है? ए को क्या लिख सकते हो आप बोलो? ए क्या होगा बेटा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा ना वायर का, तो ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू रो। बोलो सही है क्या? तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला भी याद करेंगे, लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे। टेंशन को कैसे कैसे बदला जा सकता है भाई? टेंशन को बदलने के बहुत तरीके। एमजी लगा दिया अपन ने, टेंशन आ गया, रोप के अंदर एमजी लगा दिया, सही, मास लटका दिया। फिर अपन ने टेंशन को और कैसे बदल सकते हैं? उस मास को अपन ने किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, तो टेंशन कम हो गया फोर्स ऑफ बायंसी के कारण। बोला यार ये टी अपॉन ए रो वाला भी याद रखना भाई, म्यू से नहीं चलेगा सिर्फ काम। डायग्राम बना लो फटाफट। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव V1 एंड V2 इन बोथ आइडेंटिकल वायर्स। बेटा दोनों वायर्स क्या है? आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या सेम हो जाएगा दोनों का? म्यू सेम हो जाएगा दोनों का। चलो कर दो फटाफट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बताओ भाई बेटा यहां टेंशन कितना हो जाएगा? सर यहां टेंशन हो जाएगा mg है 20g। यहां टेंशन कितना है बेटा? T1। T1 कितना हो गया? सोचिए T2 बोलते हैं ना, T2। T2 कितना हो गया? 20g। यहां T1 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। T1 हो जाएगा 80g। T1 कितना हो जाएगा? 80g। 60 और 20 को एक ही मान लूंगा मैं। तो बताओ बेटा V1 बाय V2 क्या होगा? V1 बाय V2 जल्दी बोल दो। सर दोनों आइडेंटिकल वायर है, टेंशन म्यू म्यू तो कट जाएगा, T1 बाय T2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? जी कट जाएगा। 80 बाय 20 कितना? 4 मतलब 2। सिंपल क्वेश्चन। बोलो भाई इतना ही सिंपल है वेव, बशर्ते फॉर्मूले याद हों। अगला डायग्राम ये बनाएंगे। अच्छा इसका जो मास है ना, मास रस्सी का, रस्सी का मास आपको दे रखा है 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। भाई अगर सोचो मासलेस ले लेंगे अपन बिल्कुल, तो म्यू तो 0 हो जाएगा ना यार, स्पीड इंफिनिटी हो जाएगी। तो मास आपको गिवन है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स वेव produced at floor to reach the pulley, produced at floor to reach the pulley। 0.02 बिल्कुल सही है। कितने बच्चों का आया बताइए आंसर? 0.02। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? स्ट्रिंग पिलाएं तो मैं। वी म्यू कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेशन ही नहीं हो रही सर हमसे, ऐसे कैसे हो जाएगी कैलकुलेशन? मास कितना है भैया? 4.5 ग्राम है। ग्राम को केजी में कैसे बदलेंगे? याद नहीं आ रहा। लेंथ को 2.25 लिखेंगे, हिम्मत नहीं हो रही है। क्या ये 2 गुना हो गया?
समझ नहीं आ रहा। तो v कितना हो जाएगा, रूट टी बाई म्यू। टेंशन सर 2g के बराबर हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा। टेंशन कितना हो जाएगा 2g, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। 20 बाई म्यू, म्यू कितना है भाई 2 इंटू 10 की पावर -3, लिखा नहीं जा रहा। कितना हो गया 10 की पावर 4, फिर रूट लेना नहीं आ रहा, ये माइनस ऊपर जा नहीं रहा। 100 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। s बराबर vt, कंफ्यूजन है। s कितना चलना है 2 मीटर, दिखाई नहीं दे रहा। स्पीड कितनी है 100, वो निकली नहीं थी। टाइम कितना आ गया, कहां से आएगा आंसर बताओ, इतनी सारी अड़चन है बीच में। सर यहां पे लिखा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे हो? हाँ फिर वो पुली रोक देगी ना उसे, पुली में वो खप जाएगी, मतलब वो वहां पे डिसिपेट हो जाएगी एनर्जी। नहीं तो पुली में भूकंप आ जाएगा बेटा, हाँ? पुली उसके हिसाब से नहीं चल पाएगी। चलो भाई लिख ले बेटा इसे। मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं आपको, 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसमें एक बोलता हूं अभी। बोलूं, लिखे बेटा, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज बट सेम एरिया, 2 wires of different densities but same area of cross section are joined together and both are stretched to tension capital T. Full stop. If speed of transverse wave in one wire is double of other, find out the ratio of speed of transverse wave in one wire is double of other, find the ratio of densities. कहानी क्या है बेटा, आपने इस बार 2 रस्सियों को बांध रखा है, ये है लेटस से ρ1 और ये है ρ2। इसमें स्पीड कितनी है v1, इसमें स्पीड है v2। आपको समझ में आ गया कि स्पीड क्यों बदलेगी, क्योंकि मीडियम बदल गया ना यार, तो म्यू बदल गया। टेंशन दोनों में सेम है टी, टेंशन दोनों में कितना है, इधर भी टी है और इधर भी टी है, ऐसे ऐसे बांध रखा है, ऐसे समझ लो, ऐसे बांध रखा है। टेंशन दोनों में टी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है। समझ में आया क्या? तो बेटा एक की मान लेते हैं, एक थोड़ी सी मोटी ले लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है पर डेंसिटी अलग अलग है, इससे म्यू अलग अलग हो जाएगा। भाई याद आ रहा है रो ए वाला फॉर्मूला? करो भैया, रो ए वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान रखें, है ना, काम आएगा। बताओ क्या निकालना बेटा आपको, v1 बाय v2 कर ले पहले। v1 बाय v2 क्या हो जाएगा बोलो सर, रूट टी बाय म्यू, टी बाय ρ1 ए, टी बाय ρ2 ए। कितना हो गया ये, ρ2 बाय ρ1। किसका रेशो दे रखा है आपको, v1 बाय v2 का कितना है 1:2।
1:2, तो रो2/रो1 कितना आ गया? ये तो रूट है ना, यहां पर स्क्वायर कर लो, 1/4 कर लो पहले, और हमेशा बेटा 1/2 का आंसर करें, नहीं बोला जाए तो रो1/रो2 कितना हो गया? 4:1। वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या बेटा? फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, एज सिंपल एज दैट। और रोज क्लास के अंदर कुछ नया सीख करके जाना है। सही है यहां तक सभी लोग? अब देखो, स्पीड ऑफ वेव के अंदर मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसको आपका ध्यान रखना पड़ेगा, वो अलग कहानी है थोड़ी सी, ठीक है? ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से सुनो बेटा, आपको क्या ये बात ध्यान है कि अगर हमने रोप विद मास लिया था तो टेंशन बदलता था? बोलो यार, याद आ रहा है क्या? एनएलएम याद आ रहा है क्या? टेंशन कब सेम रहा था? जब मास कैसी थी, रोप कैसी थी भाई? मासलेस थी। पर अगर रोप में मास आ गया तो बेटा टेंशन बदलता था। तो अब अगर हमने सोचो मास तो लिया है और वो मास कैसा था? नेग्लिजिबल, 4.5 ग्राम, नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने, बोला मासलेस ही, टेंशन सेम है। पर अगर ज्यादा मास हुआ तो आप उसे कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो मुझे बताओ बेटा, लेट अस से ये एक रोप हैंग हो रही है, एक रोप हैंग हो रही है, उसको मैं मोटी सी रस्सी बना देता हूं बेटा, एक रोप हैंग हो रही है, सही है? अब मुझे बताओ, क्या टेंशन हर जगह सेम होगा? लेट अस से रोप ऑफ मास इज m, लेंथ इज l। तो बताओ, इस मास को मैं नेग्लेक्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या लिख दिया यहां पर? रोप विद मास। अब मुझे बताओ बेटा, क्या यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन, यहां टेंशन सेम रहेगा क्या? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि अगर मेरे को यहां का टेंशन देखना है तो सर ये वाला टेंशन इतने मास का mg बैलेंस कर रहा होगा, सर ये वाला टेंशन इतने mg बैलेंस कर रहा होगा, और यहां टेंशन 0 होगा। टेंशन बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगी भाई। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। बोलो यार, टेंशन बदल रहा है तो v भी बदलेगा। तो लेट अस से मैं निकालना चाहता हूं कि अगर यहां से मैं x ऊपर जाऊं तो कितनी स्पीड होगी। तो मुझे बताओ बेटा, यहां से x ऊपर निकल करके मैं यहां से रोप को ऐसे वर्चुअली ब्रेक कर देता हूं और मैं टेंशन निकाल लेता हूं। तो बताओ इसका डायग्राम क्या बनेगा? बोलो जल्दी बोलो, इस हिस्से का डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी बोलो सर। इस पे नीचे mg लगेगा, कितना mg लगेगा सर? पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, फिर इंटू x कर दो, फिर g कर दो। सर यही तो टेंशन इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो टेंशन बराबर बेटा कितना आ गया? m/l xg। बोलो यार, इस फॉर्मूले पुट करो। सर मैं इसको बोल देता हूं, लेट अस से कौन सा पॉइंट ले लूं या p ले लूं? v एट p पॉइंट कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। टेंशन हो गया सर m/l xg। अरे मुंह से बोल लो यार, म्यू क्या होता है? ये भी तो m/l होता है। तो v कितना आ गया सर? ये तो √xg आ गया। देखो बेटा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, नीचे से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे v बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेंशन बढ़ेगा। बोलो सही है क्या? तो सर इसका मतलब यहां v कितना था? 0 था। यहां v क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो v बदल रहा है ना, तो v किस रेट से बदल रहा है ये भी जान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा मुझे कि v के बदलने का रेट क्या है। पर यहां तो सर v x का फंक्शन है, तो अगर v x का फंक्शन है तो a बराबर dv/dt तो नहीं कर सकता। तो क्या करूंगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो तुम रिकॉर्डिंग में आ रहे हो तो तुम अमर हो जाओगे बेटा। आज से 5 साल बाद भी तुम देखोगे ना, अरे यार देखो हम क्लास में बैठ के, देख देख मेरी आवाज आ रही, देख नहीं। v कितना है भाई? यार सही बात है यार, हमारे टीचर ने करी होती तो हम आज देखते यार। dv/dx बताओ यार। √g तो बाहर रहेगा, √x का कोई डिफरेंशिएशन बता सकता है समझदार आदमी? हाँ, 1/√x। यार मजा आ गया यार। देखो √x। अच्छा √g तो है ना यहां पर। बोलो यार, g/2 बेटा कांस्टेंट आ गया। जैसे कांस्टेंट आया तो मजा आ गया अपने को, क्या कि यार मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। बोलो भाई, लिख लो बेटा, ये याद करना है आपको। स्पेशल केस हो गया रोप विद मास,
ये याद करना है आपको। सही है ना बेटा, जो बॉक्स के अंदर जा रहा है वो याद करना पड़ेगा आपको, बिना याद करे आप वेव्स के अंदर नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है ना। अभी तो शुरुआत है, फॉर्मूले याद करते ही जाने हैं, इतने फॉर्मूले हो जाएंगे वेव्स के अंदर, आप बोलोगे सर क्या याद करें यार, क्या क्या याद करें, इतने सारे फॉर्मूले हैं और करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन। सही है। फाइंड द टाइम फॉर द वेव टू रीच अपर मोस्ट पॉइंट। टू रीच अपर मोस्ट पॉइंट, एक डिस्टर्बेंस नीचे क्रिएट करा गया, इसे ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, और यहां पर बेटा आपको रोप विद मास लेना है। मैं इसे 1 मिनट में, 1 मिनट क्या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अपन, इसको देख लेना आप, इतना सा क्वेश्चन है बस। ये सब यूज होगा, कैसे यूज होगा ये सिखाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो बेटा मुझे बताओ, आप फॉर्मूला लगा दोगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों लगा दोगे ऐसा बताओ? क्योंकि ए कांस्टेंट था, एस कितना चलना है आपको? सर एल चलना है सर। सर यू 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 बोले तो यहां पे यू क्या होगा बेटा? 0 होगा ना, क्योंकि यहां टेंशन ही नहीं है। बोलो यार, नहीं तो वी इक्वल्स टू रूट एक्स कर लो यार, x 0 तो v 0, तो u हो गया 0, हाफ a कितना है? g/2 इंटू टी स्क्वायर। खत्म हो गई बात। कितना हो गया भैया? 4l/g का रूट इज इक्वल टू t। बोलो यार, अलग हो गया ना बेटा ये। अच्छा कोई पूछ नहीं रहा तुमसे, पर फिर भी अपन कर ले रहे प्रैक्टिस। लो सेम क्वेश्चन है, टाइम टू रीच अपर मोस्ट पॉइंट। इस बार एक ब्लॉक भी लगा दिया मैंने, उसी मास m का और उसी मास m की रोप है। लो भाई सुनो बेटा, मुझे बताओ क्या यहां अब टेंशन 0 है क्या? इनिशियली टेंशन कितना है? mg। बोलो यार, तो सर u जो होगा ना, u अब 0 नहीं होगा बेटा, u क्या होगा? mg/μ। और म्यू कितना है हमारा? म्यू है सर m/l। बोलो भाई बेटा, इनिशियली टेंशन 0 नहीं है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? रूट t/μ। t कितना है? mg है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इस mg को बैलेंस कर रहा है। म्यू कितना होता है? मास पर यूनिट लेंथ। मैंने इसका लिखा है, ये दोनों मास सेम सेम लिए थे इसलिए कट गए, सेम नहीं होते तो नहीं कटते। तो कितना आ गया ये? रूट lg। बताओ s बराबर, s कितना चलना है? l। u कितना है? रूट lg इंटू टी प्लस हाफ a कितना है? g/2 इंटू टी स्क्वायर। इसको एक तरीका और हो सकता है करने का, ये तो बहुत गंदी सी इक्वेशन बन गई, इसे काट देता हूं। s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो नहीं क्या ध्यान है यार अपने को। s कितना चलना है बेटा? s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। s बोलो कितना चलना है सर? l चलना है। u बोलो सर, u बोलो रूट lg। सर v बोलो, v बोलो बेटा। v के लिए यहां भी कितना हो जाएगा बोलो? यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा? 2mg बाय m/l।
√12g अपॉन 2 इंटू टी। सही है क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, जितना कर सकते हो भाई। इसको यहां ले जाओ, इसको यार नीचे ले आओ। समझ गए क्या? कि बोलो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो। इसको तो देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर तरीका ये है। ये आपका होमवर्क है बेटा। PS1 में 2 क्वेश्चन, PS2 में 3 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज में इतने से क्वेश्चन साथ साथ करते चले। नेक्स्ट क्लास में अपन पता है क्या सीखने वाले हैं? इंटरफेरेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, जो हमें कहां काम आएगा। बोलो, यहां पढ़ाऊं कि वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊं? बोलो, वेव ऑप्टिक्स में बोलोगे सर पढ़ा दो, है? जैसे तुमने केमिस्ट्री का फिजिक्स में किया, वैसे तुम वेव का वेव ऑप्टिक्स में भी तो कर सकते हो, है? यही पढ़ा दूं उसे, वेव ऑप्टिक्स में सेम रहेगा। कल पढ़ेंगे अपन क्या? मैक्सिमा, मिनिमा। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच।